प्रिय छात्र छात्राओं, बीएससी पार्ट 1 के कार्बनिक रसायन विज्ञान में साइक्लोएल्केन चैप्टर में राजस्थान विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम के अंतर्गत आपके बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी या बेयर का विकृतिवाद सिद्धांत दिया गया है, जिसका इंट्रोडक्शन मैं इससे पूर्व वाले वीडियो में दे चुकी हूँ कि यह सिद्धांत की उत्पत्ति का कारण क्या था। पुनः मैं कुछ इसका आपको आइडिया दे देती हूँ कि यह देखा गया था कि जो चक्रीय एल्केन थे उसमें 3 और 4 सदस्यीय चक्रीय एल्केन का स्थायित्व उच्चतर मतलब कि 5 और 6 सदस्यीय चक्रीय एल्केनों की तुलना में कम था और स्थायित्व कम होने के कारण से उनकी क्रियाशीलता अधिक थी। तो जो साइक्लोपेंटेन और साइक्लोएल्केन की तुलना में साइक्लोप्रोपेन और ब्यूटेन की क्रियाशीलता जो है वो अधिक क्यों होती है, इसको समझाने के लिए 1885 में सबसे पहले एडोल्फ वॉन बेयर ने एक सिद्धांत दिया जिसे कि बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी कहा गया। उसमें ये बताया गया कि यह वलय जो है वो एक समतल है, अणुओं के बीच में 109 डिग्री 28 मिनट का कोण होता है, जैसा कि हमारे sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जो कार्बन की चारों संयोजकता होती है वो एक नियमित चतुष्फलक के रूप में उसका ओरिएंटेशन होता है। तो जो रेगुलर कोण है वो 109 डिग्री 28 मिनट है। और जब यदि कुछ कार्बन एटम जैसा कि एलिसाइक्लिक कंपाउंड या साइक्लोएल्केन्स जो हैं जिसमें कि कार्बन एटम जो हैं संयुक्त होकर चक्रीय यौगिक का निर्माण करते हैं, उसमें जो सामान्य बंध कोण है उससे विचलन पाया जाता है, विकृत हो जाता है। फलतः एक प्रकार का खिंचाव या तनाव स्थापित हो जाता है जो बंध कोण की विकृति पर निर्भर करता है। तो जितना ज़्यादा बंध कोण से विकृति होगी, मतलब 109 डिग्री 28 मिनट से जितना ज़्यादा विचलन होगा उसका तनाव, जितना ज़्यादा तनाव होगा उतना ही ज़्यादा विचलन होगा, या दोनों ही चीज़ें एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं। बंध कोण में जितनी अधिक विकृति होगी अणु में उतना ही अधिक तनाव आ जाएगा और तनाव के साथ ही उसके स्थायित्व में भी उतनी ही कमी होगी। तो ये देखा गया है कि साइक्लोप्रोपेन में जो साइक्लोप्रोपेन में आपको पता ही है कि बॉन्ड एंगल जो है 60 डिग्री होना चाहिए, और जो नॉर्मल जो हमने टेट्राहेड्रल कार्बन एटम का जो बॉन्ड एंगल है वो 109 डिग्री 28 मिनट होता है। तो ऐसी स्थिति में जो विकृति आती है, यदि हम विकृति के लिए सूत्र लगाते हैं 109 डिग्री 28 मिनट माइनस जो उसमें बंध कोण है, तो ऐसी स्थिति में जो विकृति आती है, यदि हम साइक्लोप्रोपेन का केस देखें तो देखिए आप, इसमें मैंने इसको बता रखा है कि किस तरह से 109 डिग्री 28 मिनट माइनस बॉन्ड एंगल जो है वो हमें विकृति का मान देता है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि यदि हम ब्यूटेन की बात करें, प्रोपेन की बात करें तो यह 24.44 डिग्री आता है। इस विकृति का कारण जो है, यदि हम साइक्लोब्यूटेन में देखें जिसमें कि बॉन्ड एंगल 90 डिग्री होता है, साइक्लोपेंटेन में 108 डिग्री होता है, साइक्लोहेक्सेन में 120 डिग्री होता है और साइक्लोहेप्टेन में 128.5 डिग्री होता है। तो यदि हम इनका मान रखें तो हमारे पास में जो विकृति का ये मान आता है, डिस्टॉर्शन जो ये आता है मान, परिकलित जो मान है तनाव के मान, वो इस तरह से बंध कोण हमें प्राप्त होता है। साइक्लोप्रोपेन में 24 डिग्री 24 डिग्री 44 मिनट्स, इसी तरह से ब्यूटेन में 9 डिग्री 44 मिनट्स, इस तरह से हमें मान प्राप्त होता है। तो ये हमें क्या बता रहा है? ये जो बता रहा है कि जो वलय है, जब प्लेनर वलय हमने उसको आधार लिया कि समस्त कार्बन परमाणु एक ही तल में उपस्थित हैं,
ऐसी स्थिति में जो हमें बंधकोण प्राप्त हो रहे हैं वो बंधकोण हमें विकृति का ज्ञान दे रहे हैं। बंधकोण में जितनी अधिक विकृति होगी उतना ही अधिक तनाव होगा और उस एल्केन का स्थायित्व भी उतना ही कम होगा। अतः हम देख सकते हैं कि जो साइक्लोप्रोपेन है उसमें इसका मान सबसे अधिक आ रहा है ना। अब फिर साइक्लोब्यूटेन में आ रहा है, साइक्लोपेंटेन में सबसे कम है, साइक्लोहेक्सेन में -5 डिग्री और 16 मिनट्स है। तो ये जो है हमें विकृति जो है वो हमें तनाव की तरह ज्ञात हो रही है और जितना ज़्यादा तनाव होगा उसका स्थायित्व का मान उतना ही कम होगा। इसी यही कारण है कि जो साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन है उनका यह मान अधिक है, इसलिए उनकी स्थायित्व कम है और वो उनकी क्रियाशीलता अधिक है। अब कुछ चीज़ें जो हैं बेयर विकृतिवाद के द्वारा इसकी पुष्टि भी हुई कि जैसे कि जो है 1,4 और 1,5 डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल गर्म करने पर शीघ्रता से 5 व 6 वाले चक्रीय एनहाइड्राइड बनाते हैं। इसी तरह से जो है गामा और डेल्टा हाइड्रोक्सी अम्ल गर्म करने पर लैक्टोन्स बनाते हैं, जबकि जो 5 जिसमें 5 तथा 6 सदस्य की चक्रीय संरचनाएं होती हैं उनमें बेयर्स के अनुसार न्यूनतम तनाव होता है। तो ये जो स्पष्ट किया गया वो उसी बेयर विकृतिवाद के जो सिद्धांत है उसी के आधार पर सिद्ध किया गया। परंतु फिर भी बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी की कुछ लिमिटेशंस थी, कुछ कमियां थी और उन कमियों के कारण जो है इसमें कुछ परिवर्तन करना पड़ा, क्योंकि ये देखा गया कि जो आप देख रहे हैं साइक्लोपेंटेन में विकृति जो है वो 0.54 की है ना। देखिए आप साइक्लोपेंटेन का केस, साइक्लोपेंटेन में जो है और वही साइक्लोहेक्सेन में जो है वो आपकी आती है 5 डिग्री 16 मिनट्स की। तो इसको देखने से हमें लगता है कि जो साइक्लोपेंटेन का मान कम है एज़ कम्पेयर टू साइक्लोहेक्सेन, तो साइक्लोपेंटेन जो है वो अधिक स्थायी होना चाहिए था, ठीक है, और साइक्लोहेक्सेन का स्थायित्व कम होना चाहिए था। परंतु ये देखा गया है कि साइक्लोएल्केन की श्रेणी में साइक्लोहेक्सेन का जो स्थायित्व है वो सबसे अधिक होता है। तो ये इसी के साथ साथ कुछ अन्य भी चीज़ें थी जिससे कि बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी जो है वो क्लियर नहीं कर पाई। तो वो ये था कि जैसे साइक्लोएल्केन की वलय जो है समतली होती हैं अथवा होने का प्रयास करती है, जबकि छोटे वलय के अपवाद को छोड़कर सारी वलय जो हैं वो असमतलीय होती हैं, तो समतलीय वलय ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जो है बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी में परिवर्तन किया गया और जो दूसरी थ्योरी लाई गई वो थी थ्योरी ऑफ स्ट्रेनलेस रिंग्स, उसकी थ्योरी लाई गई। तो ये देखिए आप, मैंने थोड़ा सा हीट ऑफ कंबशन के बारे में इसको दे रखा है कि किस प्रकार से जो स्टेबिलिटी है और हीट ऑफ कंबशन ऑफ साइक्लोएल्केन है वो किस प्रकार से एक दूसरे से संबंधित हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो हीट ऑफ कंबशन का मान है, जैसे साइक्लोप्रोपेन में जो है वो 166.6 है, फिर हम साइक्लोब्यूटेन में आ रहे हैं, पेंटेन में आ रहे हैं, हेक्सेन में आ रहे हैं, वहाँ आप देख रहे हैं कि जो 157.4 आ रहा है, जबकि रिंग कौन सी है, साइक्लोहेक्सेन रिंग है। और इस समय जो रिंग स्ट्रेन है वो भी लगभग कितना है, 0 है। तो जब रिंग स्ट्रेन का मान सबसे कम होगा तो उसका स्थायित्व जो है वो सबसे अधिक होगा और उसकी रिएक्टिविटी जो है वो सबसे कम होगी। तो इस प्रकार से जो है इसकी गणना की जा सकती है कि CH2 का मान जो है वो स्थायित्व की तरफ बताता है। इसमें मैंने ये भी लिखा है कि साइक्लोपेंटेन और साइक्लोहेप्टेन जो है उसमें लगभग समान हैं, ठीक है। तो इसी के साथ जो कुछ कमियां थी उसको दूर करने के लिए दूसरी थ्योरी दी गई,
वो थी थ्योरी ऑफ स्टेनलेस रिंग की थ्योरी। इस थ्योरी के बारे में हम जो है नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे कि वो थ्योरी किस प्रकार से जो इसकी कमियां थी वो उसको पूरी कर पाई और सारी चीज़ों को वो एक्सप्लेन कर पाई। ठीक है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।